So let's start with your introduction. Name, age, हम्म occupation, and where are you from? तो मेरा नाम जो है वो अदनान शकील है और मैं 17 साल का हूँ। मैं एज अ वॉइस आर्टिस्ट हूँ और फ़िलहाल जो है वो इंस्टाग्राम और एनिमेटियम में एज अ वॉइस आर्टिस्ट काम करता हूँ और मतलब फ़ैन डबिंग वगैरह भी करता हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। Oh, Delhi. हाँ जी। काफी पास है। कहाँ रहते हो आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। देहरादून उत्तराखंड। अच्छा। हाँ। और वैसे आपको मतलब आपको डबिंग के बारे में कैसे पता चला कि फैन डबिंग नेम की भी चीज़ होती है, बाकी डबिंग कम्युनिटी वगैरह? सबसे पहले तो जब मैं आया था तब तो फ़ैन डबिंग थी ही नहीं। एक बंदा था अमोघ आजदीर जो किया करता था, तो मैंने उसके चैनल पे देखा था। तो फिर मुझे पता चला कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो दिलचस्पी थी। मतलब मैं आर्टिस्ट वगैरह सुनता था, हिंदी डबिंग मूवीज़ देखता था, तो लगता था कि यार ये कौन लोग हैं। तो फिर जब मैंने वो उस अमोघ आजदीर का डब वीडियो देखा तो मैंने सोचा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे कैसे क्या करते हैं, क्या एडिटिंग है, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे शुरू किया। तो ये जो बात है ये है 2017 की, जब डबिंग कम्युनिटी थी ही नहीं। फैन डबिंग कम्युनिटी बहुत ही कम लोग थे और उसके बाद धीरे धीरे सारा सीन जो है वो बढ़ने लगा। अच्छा, आपने उनसे कांटेक्ट कैसे किया था? मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखी थी या इंस्टा वगैरह कहीं पे कांटेक्ट किया था? हाँ, मैंने पहले तो यूट्यूब पे कमेंट करके पूछा कि मतलब क्या है और कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, तो उन्होंने बताया कि फ़ेसबुक पर हो सकता है। तो फिर मैंने मेरी फ़ेसबुक आईडी नहीं थी, मैंने अपनी फ़ेसबुक आईडी बनाई और फिर मैंने उस बंदे को सर्च किया, जो अमोघ है उसको मैंने सर्च किया और फिर मैंने धीरे-धीरे बात करना शुरू की और अब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ओह! बढ़िया है। ऐसे फ्रेंड्स अच्छे से मिल जाते हैं अगर ढूँढो तो। हाँ, मिल जाते हैं, बस किस्मत थी कि मेरे उस पे दिख गया, यूट्यूब पे आ गया और फिर मतलब पूरी लाइफ़ ही चेंज हो गई। मोटिव ही चेंज हो गया पूरी लाइफ़ का। हाँ, बस किस्मत का ही काम है, ये तो पूरा खेल है बिल्कुल। किस्मत का। हाँ, बिल्कुल। अभी किस्मत में ये भी आ जाता है कि अभी देखो बहुतों के घर वाले होते हैं कि मतलब फैन डबिंग को लेकर मना करते हैं, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि मतलब जब आपने फैन डबिंग शुरू करी, उन्होंने सपोर्ट किया या नहीं किया? देखो, एक स्टार्टिंग में जो कंसर्न होता है पेरेंट्स का वो तो सही होता है। स्टार्टिंग में देखो किसी को भी समझ नहीं आता, जैसे कि आप लोग एनिमे देखते हो तो ऑफ कोर्स आपके घर में भी बोलते होंगे कि मतलब ये क्या है और ये क्या चीज़ है, राइट? तो ऐसे ही मेरे मेरे घर में भी समझ नहीं आया किसी को। मेरे को सीधा टॉन्ट मिलता था, ये क्या कार्टून देखती रहती है पूरा दिन भर तो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो यही चीज़ देखो, हम मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्हें नहीं समझ आया, पर धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब मेरी वीडियोज़ जो थी वो अच्छी तरीके से डब होने लग गई थी, मेरे जानकार बढ़ गए थे एंड ऑफ़िशियल आर्टिस्ट की तरफ से मुझे वॉइस नोट्स आते थे कि ये बहुत अच्छा किया है और इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो मैं उनको बताता था कि ये ऐसे-ऐसे आर्टिस्ट हैं और ये हैं। तो वो भी धीरे-धीरे समझने लग गए थे कि हाँ भाई, जो हमारा बेटा है वो सही राह पर जा रहा है। उसके बाद मैं 2019 में मुंबई गया था राजेश कावा सर से मिलने। तो जब मेरे अच्छा। फादर राजेश कावा सर से मिले, तो राजेश कावा सर ने बताया कि ये बहुत टैलेंटेड है और ये है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें ना क्लिक हो गई और मैं लोहित भाई से भी मिला था। तो जो मेरे दोस्त थे, जितने भी लोग थे उन्होंने बताया, तो मेरे पापा कहीं न कहीं क्लिक हो गए थे कि हाँ, ये जो चीज़ है मतलब सही कर रहा है और मतलब सही जा रहा है इस राह पे, तो अब सपोर्ट करना चाहिए, अब रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वाओ! काश हमारी किस्मत भी ऐसी होती। बस ऊपर वाले का कर्म है। हाँ, वैसे आप मतलब पहले मतलब आपने एनिमेटियम कब जॉइन करी थी? जब आप फेमस हो गए थे या उससे पहले कर ली थी? मैंने तो तब जॉइन की थी जब एनिमेटियम खुद फेमस नहीं हुआ था। मैंने जॉइन की थी वाह! 2000, मैंने आई थिंक 18 में की थी, मैंने 2018 में की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड में। तो स्टार्टिंग भी नहीं, मैं कहूँगा मिड पीरियड में, जब मतलब ठीक-ठाक ग्रोथ चल रही थी एनिमेटियम की, जब पॉडकास्ट और रिव्यूज़ वगैरह, एनिमे रिव्यूज़ वगैरह आते थे, जब वो हुँ, डब करते थे। योर नेम के बाद जो मूवी आई थिंक उन्होंने डब की थी, वो शायद की थी ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज़। तो मैं हाँ। उस टाइम से उनके साथ हूँ, तो मैंने ग्रेव ऑफ द नहीं, गार्डन ऑफ वर्ड्स डब की थी, गार्डन ऑफ वर्ड्स डब की थी, उसके अंदर मैं था। अच्छा, गार्डन ऑफ वर्ड्स। पता नहीं अच्छा, कोई सही है। ऐसी वैसे मूवी थी, हाँ। आप हुए कैसे थे जॉइन उसमें? मैं जॉइन ऐसे हुआ था कि
अमोघ आजदीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, तो वो ना अपने चैनल पे ना कम्युनिटी पोस्ट किया करता था। हुँ। तो मैं देखता था कि यार ये कौन लोग हैं और मतलब ये एनिमे क्या चीज़ है, मतलब क्या वो है। तो फेसबुक पे भी मैं देखता रहता था, तो अमोघ कुछ एनिमे मतलब ड्रैगन बॉल जी का कुछ डब वगैरह डाला करता रहता था। तो मैं सोचता था कि भाई ये क्या चीज़ है, मतलब कौन लोग हैं, ये कैसे डब हो रहा है। तो उसने मुझे बताया कि भाई एक एनिमे टीएम एक ग्रुप है, वो ऐसे एनिमे वगैरह डब करते हैं, एनिमे ये होता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि यार डबिंग तो मैं भी करता हूँ, तो अगर उनसे पूछो अगर उन्हें कोई रिक्वायरमेंट हो और अगर उन्हें मेरा काम पसंद आता है तो एक बार लेकर देख लें। तो फिर मेरा काम जो है वो अंकित को दिखाया था शायद, और अंकित ने मुझे मैसेज किया था फेसबुक पे कि भाई हम लोग ऐसे-ऐसे डब करते हैं, एंड देन मैं एनिमे टीएम के साथ जुड़ा। अच्छा, यानी काफ़ी लंबा प्रोसेस चला। काफ़ी लंबा प्रोसेस था। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि एनिमे टीएम मतलब ऐसा एक बज़ बना हुआ है एनिमे टीएम का, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ये तो बस ऐसा है कि मतलब किस्मत से जुड़ ही गया मैं। हाँ, बस वही है, सारा किस्मत का खेल है, मैंने पहले भी वही बोला। वही किस्मत का ही सब रोल है। वैसे आप टीम में इतने टाइम से रहे, मतलब आप कुछ ऐसे सीक्रेट्स तो जानते होंगे टीम के बारे में जो शायद किसी को पता ना हो, मेंबर्स के बारे में? नहीं, सीक्रेट्स तो मैं नहीं जानता इतने, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि एनिमी टीएम के जो ग्रुप है और जितने भी लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत दिल के अच्छे लोग हैं। और सब के सब, चाहे रजत हो, तरुण हो, अंकित हो, सब मदद करने को रेडी रहते हैं। कुछ भी या एट अ टाइम कुछ भी पूछ लो, कुछ भी करवा लो उनसे, वो सब में मदद करने को तैयार हो जाते हैं। तो उनका नेचर बहुत अच्छा है, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी सीक्रेट्स तो पता नहीं, सीक्रेट्स तो क्या ही पता होंगे। हाँ, वैसे एक बात ये भी है, अगर टीम का सपोर्ट हो तो टीम तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। वही चीज़ है, मतलब मैं आपको कहूँगा कि मैं एनिमे में इतना अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। तो अगर आपने शायद देखी होगी वुल्फ चिल्ड्रन, जो अभी लेटेस्ट मूवी एनिमे हाँ, मैंने टीएम ने डब देखी की थी। थी। हाँ, हाँ, तो उसके मैं उसमें अंदर थी। अच्छा आप थे उसके अंदर, आपने किसकी आवाज़ दी है? मैंने एक स्टूडेंट की आवाज़ दी थी जस्ट। उस टाइम पे मैंने न्यू डबिंग शुरू ही करी थी, मेरी वो पहली डबिंग थी जो मैंने एनिमे टीएम में करी थी। मतलब सबसे पहली जो होती है ना, सबसे हाँ, पहला शुरुआत ही मेरी वहीं से हुई है, डबिंग की। बहुत बढ़िया। तो उसके अंदर जो टीनेज आमे का रोल है वो मैंने प्ले हाँ, किया है, वो मैंने आवाज़ दी है। काफ़ी तो अच्छी थी उसकी। मैंने वो मूवी जो है वो 2 बार डब की है। एक बार डब की थी तो रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद तरुण ने मुझे बताया कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मतलब कहीं न कहीं एनिमी टीएम ने भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्किलफुल लोग हैं। अमन है, रजत है। अभी मैंने एक विली टाइबर का सीन भी किया है एनिमी टीएम के साथ, अटैक ऑन टाइटन का। उसके अंदर मैंने विली टाइबर अच्छा, की स्पीच दी है। तो रजत है, तरुण है, ये सब लोग हैं, तो ये सब सिखाने में मदद करते हैं और उनकी वजह से ही मैं इतना ज़्यादा सीख पाया हूँ। एक दूसरे से सीखते हैं, एक ये दूसरे बात से ही तो सच सीखते है। हैं लिटरली, बिल्कुल। वैसे आपने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जापानीज़ अर्बन लीजेंड, एनिमे टीएम्स के दूसरे चैनल पे, तो उसे स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया था? उसे स्टार्ट करने का आइडिया ऐसे आया था कि मुझे मालूम पड़ा कि ये एनिमी टीएम जो है वो वीकली न्यूज़ जो है वो एक दूसरे चैनल पे शिफ्ट कर रहे हैं और एक चैनल पे एक अलग वीडियो आएगा जो मेन चैनल है। तो मैंने कहा कि अगर यार तुम लोग एनिमी टीएम टॉक्स 2.0 कर रहे हो तो मैं भी कुछ करता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि एक्चुअली मैं अर्बन लेजेंड्स के पहले एपिसोड भी कर चुका हूँ मेन चैनल पे, और मैं मेन चैनल के लिए वीकली न्यूज़ भी कर चुका हूँ और मैं कुछ वीडियोज़ भी कर चुका हूँ। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा। मैंने कहा कि ठीक है अर्बन लेजेंड्स बनाते हैं। तो फिर मैंने अर्बन लेजेंड्स ढूँढना शुरू किया, देखा कि क्या है, तो उतना तो स्टफ़ नहीं मिला, इसलिए सिर्फ़ उसके 2 एपिसोड आए एनिमे टीएम टॉक्स 2.0 पे, कुछ ज़्यादा। तो फिर हमने सोचा कि हैलोवीन के दिन एक फाइनल एपिसोड निकाल देते हैं और दोनों सीज़न्स का जो है वो एंड अप हो जाएगा। तो अगर आपने हैलोवीन वाली जो तरुण वाली जो एनिमे टीएम अर्बन लेजेंड की जो वीडियो है वो देखी है, तो उसके अंदर एंड में मेरी भी आवाज़ है और बल्कि मेरा फेस कैम वीडियो भी है उसके अंदर। वाह! ये तो काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, है तो। वैसे आपका पहला एनिमे कौन-सा था जब आपको पता चला कि हाँ, इस चीज़ को एनिमे बोलते हैं? आपने अगर देखा हो एनिमे वगैरह? हाँ, मैंने ऑफ़ कोर्स एनिमे देखे हैं। मैंने मतलब 5-6 एनिमे तो देखे ही होंगे। तो मैंने जो मेरे ख़्याल से मैंने डब के लिए ही एनिमे देखा था सबसे पहले, जो मतलब मैंने सबसे पहले वो एनिमे टीएम के लिए डब नहीं था, वो किसी और के लिए था। तो उसने ना मुझे ड्रैगन बॉल ज़ी की एक क्लिप भेजी थी जिसके अंदर मुझे आवाज़ देनी थी। अंकित ने बताया था मुझे।
तो मैंने देखा तो मतलब तब मुझे समझ आया कि ये एनिमे एनिमे तो मैं समझ ही गया था कि मतलब जो जापानीज जो जापानीज का जो कल्चर जापानीज़ है, एनिमेशन। जो हाँ, जापानीज एनिमेशन है वो एनिमे कहलाता है। तो वो मैं समझ ही गया था, ये जो हमारे डोरेमोन है, शिनचैन है, ड्रैगन हाँ। बॉल जी है, तो ये मैं समझ गया था। उसके बाद जब मैं धीरे-धीरे एनिमी टीएम में काम करने लगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पे डिस्कशंस होते थे कि भाई ये ऐसा एनिमे ये है, वो है। तो हाँ, मैंने डेथ नोट देखना शुरू किया। अरे हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि एनिमे टीएम ने जब डेथ नोट डब किया था तो उसके अंदर मैंने भी अपनी आवाज़ दी हुई है कई एपिसोड्स में। तो डेथ नोट भी एक मैं कहूँगा जिससे मुझे पता चला था कि हाँ भाई ये भी एक एनिमे है। वैसे आपको तब डेथ नोट देखकर रियलाइज़ेशन कैसा हुआ। लगा? हाँ, तो क्या था कि जब मैंने देखा तो काफ़ी एनिमे का ये था कि मतलब एनिमे अगर आप देखोगे ना, तो मतलब स्टार्टिंग तो ऐसी रहती है लेकिन जो धीरे-धीरे जैसे स्टोरी अनफ़ोल्ड्स होती है, मतलब वो एक टाइप से ना एडिक्शन टाइप हो जाता है एनिमे का। तो मतलब काफ़ी मज़ा आया था। बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है, कोई मेरे से पूछे। वही काफ़ी हो जाता है, बिल्कुल। और मतलब आपने ये नहीं सोचा कि आप डेथ नोट के बाद से कोई दूसरा एनिमे और भी मतलब देखो? हाँ, मैंने देखे हैं ना, मैंने टोक्यो गहोल देखा है, मैंने इरेज़ देखा है, मैंने स्टाइन्स गेट देखा है, मैंने अटैक ऑन टाइटन देखा है जो सबसे बड़ा एनिमे है, जिसके इतने सारे एपिसोड्स हैं, तो मैंने अटैक ऑन टाइटन भी देखा है। तो मतलब देखो ऐसी चीज़ है कि मैं ज़्यादा फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ एनिमे का, मैं जस्ट ये है कि हाँ, अगर मतलब ऐसे ही रैंडम देख लिया, ऐसे ही मन किया देख लिया एनिमे, ऐसे ही चलता रहता है। कभी आपने सोचा कि आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म वाली एनिमे देखो जैसे नारुतो, वन पीस, ब्लीच वगैरह? एक्चुअली क्या है ना कि मुझे छोटे एनिमे ज़्यादा पसंद है रेदर देन ये लॉन्ग एपिसोड्स, क्योंकि मैं बहुत आलसी सेम, हूँ। सेम। तो सेम, सेम। मैं जस्ट आई कांट वेट कि यार अब ये होगा ही होगा। एक अटैक ऑन टाइटन ही है जो मैंने इतने सारे एपिसोड्स देखे हैं, वो पता नहीं कैसे देख लिए। लेकिन मैं एज़ अ लॉन्ग टर्म कोई भी एनिमे नहीं देखना पसंद करता। मैंने वो भी देखा है, माय हीरो एकेडमिया भी देखा है। अच्छा, बढ़िया। वो तो काफ़ी अच्छा है। हाँ। वैसे आपको रैप की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? रैप की इंस्पिरेशन तो जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहता था तो स्टार्टिंग में जैसे कई लोगों को नहीं समझ आता ये चीज़, तो ऑफ कोर्स जो आपके पास के दोस्त होते हैं या आपके टीचर्स होते हैं या स्कूल होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ना बैकलैश मिलता ही है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये दो वो दो। तो वो कहीं न कहीं हर्ट होता ही है। तो उसके बाद क्या बहुत हुआ कि मिलती है। बहुत हुँ। मिलती है ना, ऑफ कोर्स आप भी आर्टिस्ट हो, आपको भी पता होगा। ये हर अरे! आर्टिस्ट को झेलना ही पड़ता है। मेरे को किस चीज़ पे बोला जाता था, "तू सिंगिंग मत कर, तेरे से नहीं हो पाएगा।" दिस। हाँ, यही चीज़, यही चीज़, यही चीज़, यही है हर चीज़, हर मुझे सुननी, हर आर्टिस्ट को सुननी पड़ती है ये चीज़। तो फिर क्या हुआ कि मैं रैप से इंट्रोड्यूस हुआ और मैं फिर क्या हुआ कि मैं ना रैप सॉन्ग सुनने लगा। मतलब मैं धीरे-धीरे पता नहीं कैसे एंटर हो ही गया। एक बीफ हिंदी हुई या थी। इंग्लिश? अ, हिंदी या बो इंग्लिश रैप्स? फिलहाल अभी एट अ प्रेज़ेंट मोमेंट तो मैं दोनों सुनता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। पर अच्छा। पहले एक एमिवे वर्सेस रफ्तार की बीफ हुई थी। हाँ। हाँ, तो तब मैंने रफ्तार को सुनना शुरू किया, एमिवे को सुनना शुरू किया, फिर मैंने शुरू किया कृष्णा को सुनना। तो हुँ। कृष्णा से मैं बहुत रिलेट हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये लोग अपने स्ट्रगल्स बताते हैं तो आई थिंक मुझे भी लिखना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे-धीरे लिखना शुरू किया, लोगों से पूछा कि भाई कैसे लिखते हैं गाने, कैसे होता है? तो फिर धीरे-धीरे आ ही गया फिर इस फ़ील्ड में ये। हाँ, तो शायद आपको इसी से ही अपना एक आइडिया आया होगा, अदनन इनसाइड मी जो आपने एक रैप सॉन्ग गाया था। हाँ, बिल्कुल। तो मैं उसकी स्टोरी बताऊँ कि कैसे गाना लिखा और कैसे हुआ? हाँ, हाँ, श्योर बताओ ना, हम तो सारे इंटरेस्टेड हैं। तो क्या हुआ था कि मैं रात के 3 बज रहे थे, तो एक्चुअली मैं रैप तो लिख ही रहा था। मैंने प्रीवियसली काफ़ी गाने बनाए हैं, बट मैं ना एक इंट्रो टाइप गाना देना चाहता था कि एक अनाउंसमेंट के लिए कि नाउ आई एम इन रैपिंग टू, मतलब मैं वॉइस आर्टिस्ट तो हूँ ही, लेकिन अब हाँ। मैं रैप्स भी लिखता हूँ और यू कैन कॉल मी अ रैपर टू। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि एक गाना निकालेंगे, तो मैंने एक गाना बनाया था, वो मैंने उसकी भी प्रिपरेशन चल रही थी। पर रात के 3 बजे मेरे को ना एक लाइन स्ट्राइक हुई मेरे दिमाग में एंड मैंने अपना फ़ोन खोला एंड मैं लिखने लग गया। तो फिर लिखते-लिखते एक ना पूरा गाना बन गया। फिर मैंने ना कोइंसिडेंटली उसकी बीट्स मिल गई यूट्यूब पे। तो मैंने बीट्स पे गाकर देखा तो वो सिंक हो गया। फिर मैंने उसके अगले दिन मैंने 3 बजे शुरू किया था एंड 5 बजे ख़त्म हुआ था गाना सुबह के। तो फिर मैं सोकर उठा, फिर मैंने एकदम से गाया, गाकर मैंने भेजा। ऑफ कोर्स हुँ। एनिमी टीम के मेंबर्स को ही भेजा था। हाँ, हाँ। एक अमन को भेजा था, अंकित को भेजा था और भी मेरे कुछ दोस्त हैं उनको भेजा था। तो उनकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आया था।
तो फिर मैंने कहा कि चलो ये गाना निकालते हैं, ये एडिटिंग वगैरह मिक्सिंग वगैरह करते हैं इसकी, और फिर मैंने अपना जो गाना है वो अपने बर्थडे के दिन निकाला था। हाँ, वैसे ये कुछ ज़्यादा ही शेयर हुआ था, तो आपको लगा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा इस पे? नहीं, मैंने बिल्कुल लो एक मतलब इतना तो पता था कि हाँ लोग सुनेंगे एंड लोगों को पसंद आएगा, पर मैंने कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं डाली थी कि मतलब इस पे इतने व्यूज़ आएंगे या मतलब इतने आएंगे, ये आएगा वो आएगा, इतने लोग शेयर करेंगे। बेसिकली मुझे ये नहीं पता था कि लोग रिलेट कर पाएंगे। अगर आप भी सुनोगे उसके अंदर, तो उसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग रिलेट कर सकते हैं, जो मैंने कहा है उसके अंदर। तो वो चीज़ मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग मतलब रिलेट कर पाएंगे। बाकी मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं डाली थी, मैंने कहा कि चलो गाना बन गया यार, डाल दो बस, सिंपल इतना सोचा था। डालकर मैं तो सो गया था, उसके बाद मैंने सारी नोटिफिकेशंस एंड वो सब देखी थी। और उठकर ये क्या हो गया? उठकर हाँ, मेरा यही रिएक्शन था कि भाई कितने लाइक्स आ गए, कितने कमेंट्स हैं, क्या है, क्या सीन चल रहा है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मतलब अपना पहला गाना जो था वो ठीक कर गया मतलब। आप मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आप सबसे ज़्यादा सिंगिंग के बारे में किससे पूछा करते थे, तो वो कौन हो? सिंगिंग के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं कहूँ, देखो, आप शायद जानते होंगे नहीं जानते होंगे, दमन करके एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हैं, जो कि अगर आपने पॉकीमोन की मूवी देखी होगी तो उसके अंदर उन्होंने मियाउथ की आवाज़ दी थी। हाँ। और वो अभी जो लेजेंड्स ऑफ हनुमान सीरीज आई थी उसके अंदर हनुमान की आवाज़ थी। तो अच्छा। वो मेरे एज अ मेंटोर हैं, तो मतलब अगर मैं कोई भी गाना या कुछ भी बनाता हूँ तो मैं उनको भेजता हूँ, क्योंकि वो भी इनटू द रैप सीन है। तो मैं उनको भेजता हूँ तो फिर वो बताते हैं कि क्या चीज़ है। उसके बाद फिर अंकित हमेशा अवेलेबल रहता है, तो कोई ऑडियो मिक्सिंग हो या कुछ हो तो मैं अंकित को भेजता हूँ, अंकित बताता है, फिर मैं तरुण को भी भेज देता हूँ। तो मतलब अंकित अंकित तो एट अ टाइम अवेलेबल रहता ही है, तो मतलब कोई भी, ये चाहे डब तक हो चाहे कुछ भी हो, मैं अंकित को ही भेजता हूँ। वैसे आपके साथ ऐसा कभी हुआ था जैसे फर्स्ट टाइम पे आपको किसी ऑफिशियल डबर ने आपको मैसेज किया हो, आपका रिएक्शन क्या था? हाँ, मेरे को किया था। मुझे याद है मैं राजेश कावा सर से बहुत बात करता था। राजेश कावा सर से पहले मैं सबसे पहले मिला था केतन कावा सर से। तो केतन कावा भैया जो है, मैंने उनसे बात करना शुरू की थी, और उस टाइम मैं काफ़ी मतलब बहुत ही बेकार डब करता था, पर भैया तब भी सुनते थे। तो भैया अपने वॉइस नोट्स भेजा करते थे तब कि भाई अच्छा किया है, और इसके अंदर ना ये भी हो सकता है, हम लोग ऐसे डब करते हैं ये। तो मेरे जो सारे सवालों के जवाब हैं वो भेजते थे। उसके बाद मतलब ऐसे तो कई सारे मोमेंट्स हुए हैं। राजेश कावा सर ने एक बार मुझे दिवाली के दिन ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, तो वो एक टाइप से फ़ैन मोमेंट था। जब मैं मिलने गया था राजेश कावा सर से, वो एक टाइप का फ़ैन मोमेंट था। तो मतलब काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स, क्योंकि मैं देखो ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट से बात कर चुका हूँ, एंड ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट जानता होगा कि भाई अदनान कौन है। तो हर जगह से फ़ैन मोमेंट तो आया ही है। तो ये चीज़ प्राउड फील होता होगा बड़ा। हाँ, होता है और नहीं भी होता है, पर सही है, जो भी है ठीक है। वैसे आपको एनिमे टीम में सबसे अच्छी सिंगिंग किसकी लगती है, तरुण या अमन? गाते तो दोनों ही अच्छा है, लेकिन मैं अमन ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि अमन को थोड़ी म्यूजिकलिटी पता है, उसको भैया को गिटार वगैरह भी बजाना आता है, अमन भाई को। तो वो सही गाता है। तरुण भी अच्छा गाता है, लेकिन अमन अमन सही है। यही ना, नेक्स्ट लेवल पर है। हाँ, बेसिकली अमन। वैसे आपने देखा होगा इंडियन कम्युनिटी में बहुत सारे, मतलब अभी के टाइम पर बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स हैं, है ना? इंडिया में हम्म। बढ़ते जा रहे हैं कॉस्प्लेयर्स, तो आपका फेवरेट कौन है? ऑफ कोर्स इट्स गोना बी इट्स मीसा। मीसा जी। मीसा? मीसा अरे। मीसा दीदी, वो बहुत अच्छे कॉस्प्लेस करती हैं, एंड मैं सबसे ज़्यादा जो कॉस्प्लेस फॉलो करता हूँ वो मैं मीसा दीदी के ही करता हूँ। तो मतलब उनके ही कॉस्प्लेस मुझे अच्छे लगते हैं। कृतिका भी करती है, मीसा। कृतिका हाँ, भी अच्छा कृतिका। करती है। कृतिका के भी अच्छे हैं। हाँ मेरे को लगा नहीं था कि मतलब, जब मैंने मीसा से फर्स्ट टाइम बात करी थी, मेरे को पता नहीं था कि मीसा और मैं एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, है हाँ ना? तो दैट टाइम वी बोथ वर शॉक्ड कि हम दोनों एक ही जगह के हैं, बस ये है कि वो दिल्ली में रहती है। हाँ हाँ, ये चीज़ है। जब मैंने पहली बार बात की थी तो मतलब काफ़ी अच्छी, मतलब एक, मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी दोस्त है मेरी। पढ़ाई में भी गाइड करती हैं और साथ ही मतलब सपोर्ट भी करती हैं।
कि मतलब हाँ, वीडियोस मीसा बहुत वगैरह अच्छी शेयर है। करती हैं, वीडियोस वगैरह शेयर करती हैं, कमेंट भी करती हैं यूट्यूब, मेरे यूट्यूब वीडियोस पे, लाइव भी कभी कभार आ जाती हैं, तो मतलब सपोर्ट भी करती हैं, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। हाँ, मैंने ये चीज़ तो देखी है, मीसा काफ़ी सपोर्ट करती है हर बिल्कुल किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपको किस तरह की लाइव एक्शन सीरीज ज़्यादा पसंद है? देखो मैं कहूँ तो देखो, वैसे तो मैं मार्वल कंटेंट बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मार्वल और डीसी, ये जो सुपर हीरोज रिलेटेड कंटेंट होता है ये मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। इनके अलावा भी और भी टाइप की सीरीज़ हैं, जैसे कि 13 रीजन्स वाई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। डार्क है, यू है, मतलब कुछ भी ऐसा थोड़ा यूनिक सा हो, थोड़ा मतलब अलग अलग जॉनर की सीरीज़ देखना पसंद करता हूँ। कि मतलब कोई टाइम ट्रैवल पे हो गया, या कोई किसी और चीज़ पे हो गया, कोई कॉमेडी, जैसे एक फ्रेंड्स एक सीरीज़ है, वो हाँ। सिटकॉम है, तो मैं वो काफ़ी देखता हूँ। तो मतलब अलग अलग टाइप का कंटेंट देखने की कोशिश करता हूँ, मतलब बेसिकली एंटरटेन रखता हूँ खुद को। अच्छा, वैसे इनको मतलब पसंद करने का कोई रीज़न? आप रीज़न इनको खुद से रिलेट करते हो या बस देखने के लिए? देखो, मैं सच बता रहा हूँ, बेसिकली मैं परफॉर्मेंस देखने के लिए देखता हूँ। लाइक अगर जैसे कोई एक्टर है, तो वो अगर मैं किसी, जैसे कि यू एक सीरीज़ है, उसके अंदर जो एक्टर है जो कि मेन लीड जिन्होंने प्ले किया है, तो हुँ। उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है। तो वो एक ऑब्जर्वेशन जो है, ऊपर से उसका जो हिंदी डब है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मतलब वो मैं बेसिकली चीज़ें देखता हूँ परफॉर्मेंस के लिए, कि ये लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर मैं एट दैट टाइम होता और उस पोजीशन पे होता तो मैं कैसे एक्ट करता। तो बेसिकली मैं सीखने की कोशिश करता हूँ उनमें से। एंटरटेनमेंट तो है ही, मतलब ऐसे एंटरटेन रखने के लिए देखता हूँ, लेकिन ये भी रीज़न है कि मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, मतलब परफॉर्मेंस देखता हूँ। ओह! अच्छा। वेल इतना सब जानने के बाद आई एम गोना सिम्प ऑन यू नाउ। तो अब मेरे अरे को आप ये बाप रे! बताइए, अब आप मेरे को ये बताइए, आपकी कोई क्रश या गर्लफ्रेंड थी इस डबिंग जर्नी में? डबिंग से मेरी रिलेटेड तो जो थी, मेरी डबिंग तो से रिलेटेड जो थी। नहीं, मैं मेरी तो एक ही गर्लफ्रेंड है, वो है मेरा माइक। यही है एक जो गर्लफ्रेंड है मेरी, और ये जो मेरा काम है यही मेरी क्रश है। तो ऐसा तो मैंने कुछ सच अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर हाँ ठीक है, लेकिन अभी ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं है, ना कोई क्रश है, ना कोई गर्लफ्रेंड है। आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन माय वर्क। अच्छा, कोई एनिमे क्रश वगैरह? नहीं, जैसे कोई भी बाकियों की ऑफ होती है? कोर्स मिकासा, मिकासा ऑफ कोर्स। मिकासा? अरे वाह! अटैक ऑन बढ़िया। टाइटन, या अच्छा, तो मिका अब ये बताओ, मिकासा आपकी क्रश है। जब सीज़न 4 आपने देखा होगा, मिकासा का कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा किया गया था, तो आपको थोड़ा-सा मतलब क्या लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या था रिएक्शन? अ, मैंने अभी सीज़न 4 पूरा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने आधा तो देखा हुआ है सीज़न। एंड काफ़ी लोग जो हैं उसके एनिमेशन से रिलेटेड काफ़ी बातें कर रहे थे, कि बहुत सही मिकासा का ज़्यादा। एनिमेशन ठीक नहीं है, एंड पुराने वाले डायरेक्टर को आई थिंक मापा मापा ने बनाया है ना ये वाला सीज़न? हाँ, हाँ, मापा, मापा। हाँ, तो मुझे तो ऐसा एज़ सच कुछ नहीं लगा, बल्कि मैं रियली बताऊँ, मैंने तो काफ़ी एन्जॉय किया ये वाला सीज़न, मैंने अपने टीवी पे देखा। एंड ये वाला सीज़न जो फाइट्स, और जितना मैंने आधा सीज़न जहाँ तक देखा है, तो जो फाइट और जो भी सब था, जो विजुअल्स थे, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। तो मतलब मुझे तो एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। एंड आई थिंक मैं देखूँ जहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस भी देखे थे माँगा और सीरीज़ में। तो जहाँ जैसा मांगा में फेस था मिकासा का, वैसा ही उसके अंदर था एनिमे के अंदर, तो मतलब इतना बैकलैश की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, वैसे भी लोग एनिमेशन को बोल रहे थे, असल में माँगा राइटर था वो तो जिसने ये सारे चेंजेस किए। चेंजेस किए थे, हाँ, बेसिकली जो उसका राइटर है, तो मुझे तो सही लगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी उसके अंदर। वैसे आप इतने सारे कैरेक्टर्स की डब करते हो, आपको सबसे ज़्यादा कैरेक्टर कौन-सा पसंद आया जिसको आपने डब किया था? अभी मैंने कल ही एक अपने इंस्टा पे वीडियो डाली है, जिसके अंदर मैंने लियोनार्डो का डब किया है फ्रॉम द मूवी बास्केटबॉल डायरीज़। तो उसके अंदर मैंने जो सीन डब किया है, तो आई थिंक वो मुझे लगता है कि अभी तक का मेरा बेस्ट डब है। एंड अगर आप भी चाहो तो आप चेक कर सकते हो, बल्कि आपके पेज ने आज सुबह शेयर भी किया है उसकी वीडियो को। तो अ, वो आप देख सकते हो। और बाकी तो देखो, फेवरेट तो मेरे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही है। लेकिन एक 13 रीजन्स वाई का मैंने डब किया था क्ले के लिए, क्ले का एक सीन, तो वो भी मेरा काफ़ी अच्छा है, एंड काफ़ी दिल के करीब है वो सीन। तो काफ़ी सीन है ऐसे, एंड बढ़िया है सब। वैसे आपने कभी सोचा कि काश मैं कोई किसी फीमेल कैरेक्टर की वॉइस
ट्राई कर पाता। बल्कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन इन द इनिशियल डेज जब जब मैंने शुरू किया था तो फीमेल की आवाज़ मैं ही देता था। तो काफ़ी वे अजीब लगता था फीमेल की आवाज़ देने में, पर कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम, तो मैं ही फीमेल की आवाज़ देता था उस टाइम। वैसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, क्या मैं थोड़ा-सा भी सुन सकती हूँ? अरे मैं वो फीमेल नहीं, कुछ और लगेगा, पर अब मैं ट्राई करता हूँ। अब तो पता नहीं कितने साल हो गए मैंने नहीं की। तो जैसे कि कोई डायलॉग है, ओह हेलो अदनान, तुम कैसे हो, तुम्हें समझ नहीं आया कि हमने ऐसा किया था, ऐसे करके मैं उस टाइम डब किया करता था। तो तब बहुत वियर्ड लगता था। तब मतलब ठीक लगता था, लेकिन अब देखता हूँ तो अब बहुत वियर्ड लगता है, बहुत वियर्ड लगता है। वैसे अभी आपके जिन दोस्तों ने देखा था कि हाँ, फीमेल की वॉइस आपने दी है, तो उन लोगों ने उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने किया क्या था? बहुत ही अजीब रिएक्शन था। बहुत ही ज़्यादा अजीब रिएक्शन था। और बल्कि मुझे एक इंसिडेंट याद है। तो मेरी क्लासरूम की बात है, तो मैं क्लासरूम में, एक्चुअली मेरी क्लास टीचर थी, तो वो मेरा वीडियो देख रही थी। तो उसके अंदर बताया कि मैंने इसके अंदर फीमेल आवाज़ दिया है, तो उनका रिएक्शन था हे भगवान ऐसे करके। तो मतलब काफ़ी मतलब शॉक हो जाते थे लोग, क्योंकि वो ऑफ कोर्स वो काफ़ी अजीब लगता है, मैं लड़का हूँ और मैं नहीं निकाल सकता, मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि मैं लड़के की आवाज़ निकाल सकूँ। तो काफ़ी अजीब रिएक्शन था वो, और मैं खुद काफ़ी कतराता हूँ। अब मैं अपने पुराने डब्स नहीं देखता। पुराने डब्स देखकर कहते हैं, यार ये हम किया करते थे। बहुत क्रिंज, बहुत क्रिंज, बहुत क्रिंज। हद से ज़्यादा। और क्या बोलते हैं, ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ भी था। मैं उस टाइम पे 9th क्लास में थी। तब मेरी टीचर को मेरी सिंगिंग बहुत पसंद थी। वो मेरी इंग्लिश की टीचर थी, तो उन्हें मेरी सिंगिंग बहुत पसंद थी। मैम ने एक दिन क्या किया, पूरी क्लास में मेरे को खड़ा किया सामने, एक हुँ, वीडियो रिकॉर्ड करी गाने की मेरे को गाते हुए, और मैम ने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दी। अच्छा। मी बी लाइक, मैम ये क्या कर दिया आपने? बताओ, बताओ। काफ़ी अजीब।